क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या मोदी सरकार अगले 1 साल के भीतर गिर जाएगी? क्या देश का कारपोरेट घराना कांग्रेस की सरकार बनाने की योजना बना रहा है? मोदी ने क्यों लिया चीन पर यू टर्न और लाल आंख दिखाने की जगह टेक दिए उसके सामने अपने घुटने? और अमेरिका क्यों मोदी शाह से खफा है? ये कई सवाल हैं जो कनाडा और अमेरिका में हुई पन्नू और निज्जर की घटना के बाद सामने आ गए हैं। Amit Shah being taken into custody by the CBI. कनाडा के बयान पर भारत सरकार ने नाराजगी जताई है। Urge the Indian government to cooperate in the Canadian investigation. इन सारे सवालों का उत्तर जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और बारी बारी से इससे जुड़ी रहस्य की जो परतें खुलेंगी वो आपको चौंका देंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI पूछताछ के लिए भारत से मांग सकती है और अगर पीएम मोदी उन्हें अमेरिका को नहीं सौंपते हैं तो उनकी सरकार भी गिर सकती है। यह बात मैं नहीं बल्कि विदेश मामलों के एक जानकार शेषाद्री कुमार ने कही है। शेषाद्री कुमार देश की जानी मानी अंग्रेजी पत्रिका फ्रंटलाइन में लिखते हैं। इसके अलावा वह अपना एक स्वतंत्र ब्लॉग भी चलाते हैं। उन्होंने अपने लेख में जो तर्क दिए हैं और उससे उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है वह अब तक सामने आए तमाम विश्लेषकों से बिल्कुल अलग है। इसीलिए जनचौक को लगा कि इसको आपके सामने पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने लेख की शुरुआत भारत चीन के रिश्तों में आए बदलावों से की है। शेषाद्री ने इसे मोदी का यू टर्न करार दिया है। उन्होंने लेख में कहा है कि इसके पीछे प्रमुख वजह पन्नू निज्जर मामले में कनाडा और अमेरिका के बीच फंसा मोदी और शाह का गला है। बहरहाल इस पर हम बाद में आएंगे। पहले चलते हैं चीन के मसले पर, जहां से उन्होंने अपने लेख की शुरुआत की है। भारत और चीन दोनों ने बॉर्डर के मुद्दे पर कुछ समझौतों पर पहुंचने की पुष्टि की, लेकिन शेषाद्री का कहना है कि दोनों की ओर से जारी बयानों में बहुत ज़्यादा अंतर था। चीन के बयान में अस्पष्टता थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं और उनका अलग से जिक्र भी नहीं था, लेकिन भारत उससे 4 कदम आगे बढ़कर इस बात का दावा किया था कि भारत सीमाई इलाके में पेट्रोलिंग के फ्रंट पर 2020 यानी 2020 के पहले की स्थिति में चला जाएगा, यानी 2020 के पहले की स्थिति फिर से बहाल हो जाएगी। इस मामले में उन्होंने खुलकर लिखा कि भारत के दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि चीन भारत से छीने गए हिस्से को कतई लौटाना नहीं चाहेगा, जैसे कि उसकी फितरत भी रही है। इस मामले में शेषाद्री का कहना है कि भारत चीन से कोई फायदा नहीं उठा सकता है। सीमा पर तनाव खत्म करने की जल्दबाजी कहिए या फिर अपने मामले में अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को दबाव में लेने की कोशिश का नतीजा भारत ने मौजूदा जमीनी स्थिति को नई यथास्थिति मान लिया है। अब चूंकि वहां कोई पत्रकार जा नहीं सकता है और न ही उसकी कोई पुष्टि की जा सकती है, इसलिए सरकार जो कहे उसी को मानने के लिए लोग मजबूर हैं। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जरूर अपने ट्वीट के जरिए सरकार की कलई खोल दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देवसांग और डेमचौक जैसे भारतीय संप्रभु हिस्से को विवादित सूची में डलवाकर मोदी ने बड़ा देशद्रोह का काम किया है। चीन के साथ समझौते की पृष्ठभूमि कजान में ब्रिक्स की बैठक के दौरान ही तैयार हो गई थी। यहाँ लाल आंख दिखाने की जगह मोदी चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की जी हुजूरी करते देखे गए और वह किस तरह से पुतिन के आगे पीछे घूम रहे थे पूरी दुनिया ने उसको भी देखा। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर को पाकिस्तान भेजकर भारत ने पड़ोसी देश के साथ रिश्तों की नई गर्माहट का संकेत दे दिया था। पाकिस्तान ने भी उसको उसी तरह से लिया। उसने न केवल जयशंकर का खुले दिल से स्वागत किया बल्कि पाक के पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार के अभिभावक नवाज शरीफ ने तो यहाँ तक कह डाला कि भारत और पाकिस्तान को इतिहास को भुलाकर रिश्तों की नई इबारत लिखनी चाहिए।
और दोनों को स्थायी शांति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। अब इस पूरे वीडियो को बनाने के पीछे के मकसद की ओर लौटते हैं। लाख टके का सवाल है कि आखिर मोदी का यह यू टर्न क्यों? एक सरकार जो पिछले 10 सालों से चीनी सरकार के खिलाफ जहर उगल रही थी। 2014 से पहले मोदी ने चीन को जो लाल आंख दिखाने की बात कही थी, भले ही पिछले 10 सालों के भीतर वह ऐसा न कर सके हों, लेकिन उसके साथ व्यवसाय कम करने से लेकर उसकी झालरों तक के बीजेपी संघी बहिष्कार का सिलसिला लगातार जारी रहा। यह बात अलग है कि उससे दोनों देशों के व्यावसायिक रिश्तों पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भारतीय व्यवसायियों का कारोबार बगैर चीन के चल ही नहीं पा रहा था, जिसका नतीजा रहा कि चीन के साथ व्यापार में लगातार बढ़ोतरी होती रही। फिर चीन के खिलाफ जारी अभियान को एकाएक विराम देने का इतना बड़ा फैसला मोदी ने आखिर क्यों लिया? शेषाद्री कुमार की माने तो पन्नू और निज्जर मामला मोदी और शाह के गले की फांस बन गया है। अमेरिका और कनाडा के इन दोनों मामलों ने दोनों शीर्ष नेताओं को निजी तौर पर घेर लिया है और अब दोनों इसकी कोई भी कीमत देकर उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन शेषाद्री की माने तो फिर भी उसका पीछा नहीं छूटने वाला है और यह अपने हिस्से की बलि लेकर जाएगा। कनाडा में निज्जर और अमेरिका में पन्नू मामले की जांच ने इस बात का संकेत दे दिया है कि दोनों कहानियों का कांटा आखिर में अमित शाह की तरफ जाता है और कनाडा के उप विदेश मंत्री ने तो इसकी अपने तरीके से पुष्टि भी कर दी है। यह बात अलग है कि भारत ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है। शेषाद्री का कहना है कि अगर अमेरिका को यह यकीन हो गया कि अमित शाह ही इसके पीछे हैं तो वह FBI के साथ पूछताछ के लिए शाह को मांगने से भी परहेज नहीं करेगा, जैसा कि इस तरह के तमाम अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वह करता भी रहा है। वह ना देश देखता है और ना ही नेता, उसे सिर्फ और सिर्फ अपना हित दिखता है। ऐसी स्थिति में इतना तय है कि PM मोदी शाह को उसे सौंपने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ढेर सारे घरेलू मामलों में शाह मोदी के राजदार रहे हैं और उनकी नाराजगी मोदी की पूरी राजनीति पर भारी पड़ सकती है। शेषाद्री ने लिखा है कि अगर मोदी शाह को बस से बाहर फेंकते हैं तो शाह भी मोदी को भारत की कई घरेलू जांचों से जुड़े शानदार खुलासों के जरिए बस से नीचे खींच लेंगे। ऐसे में फिर क्या हो सकता है? PM मोदी के इनकार के बाद अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप भारत पर आर्थिक पाबंदियां लगाना शुरू कर देगा। यह पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर पर बड़ी चोट होगी, जिसको भारत के कारपोरेट घराने शायद ही बर्दाश्त कर सकें। शेषाद्री का कहना है कि इन्हीं स्थितियों से बचने के लिए मोदी ने एक दूसरा रास्ता अपनाया है। वह चीन और रूस की शरण में गए हैं और पाकिस्तान तक से अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश में जुट गए हैं। ऐसा नहीं है कि इस बीच अमेरिका हाथ पर हाथ रखे बैठा है। उसकी मोदी की हर गतिविधि पर निगाह है। कजान में मोदी की देह भाषा पर वह नजदीक से नजर बनाए हुए था। इस बात में कोई शक नहीं, अमेरिका के लिए भारत चीन विरोधी धुरी का केंद्र था और पिछले 10 सालों में वह उसी रास्ते पर काम कर रहा था और मोदी के नेतृत्व में भारत उसका सहयोगी बना हुआ था। अनायास नहीं, क्वेट के जरिए इंडो पैसिफिक रणनीति का वह मुख्य भागीदार बना हुआ था। लेकिन अब अमेरिका को भी लग रहा है कि भारत उसके हाथ से फिसल रहा है। शेषाद्री कुमार भी इस बात से सहमत हैं कि आने वाले दिनों में भारत रूस और चीन से और नज़दीकी रिश्ता बनाएगा और इस तरह से वह SCO, ब्रिक्स और BRI का मुख्य हिस्सा बन जाए तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि भारत ने अभी तक चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मान्यता नहीं दी है। हालांकि शेषाद्री का कहना है कि मोदी की ये सारी तरकीबें बहुत सफल नहीं होने जा रही हैं। इस सिलसिले में वह एक दूसरे ही नतीजे पर पहुंचते हैं और उसमें वह अकेले नहीं हैं, बल्कि इन सब मामलों पर नजर रखने वाले 2 दूसरे बुद्धिजीवियों का भी उन्हें
समर्थन हासिल है, जिनके नाम संध्या श्रीनिवासन और अनिर्बन मित्रा हैं। इन सब का कहना है कि चूंकि भारत का व्यावसायिक रिश्ता अमेरिका और यूरोप से बेहद नजदीकी का है, इसलिए वह पश्चिमी देशों की आर्थिक पाबंदी को झेल नहीं सकेगा। उन्होंने इस सिलसिले में कई उदाहरण भी दिए हैं। मसलन उनका कहना है कि अंबानी यूक्रेन युद्ध का लाभ उठाते हुए जिस तरह से रूस से आयातित किए गए पेट्रोल और डीजल को महंगे दामों पर यूरोप को बेच रहे हैं, क्या वह जारी रह सकेगा? या फिर अडानी का क्वींसलैंड की खदानों से कोयला निकालना जारी रहेगा? आर्सेलर मित्तल का स्टील कारोबार क्या उसी तरह से काम करेगा? टाटा का स्टील ऑपरेशन हो या फिर यूरोप में जगुआर लैंड रोवर की खरीद फरोख्त, सभी में इस भारतीय व्यवसायी को तगड़ा झटका लगेगा। क्या भारतीय व्यवसायी इन सब चीजों के लिए तैयार रहेंगे या फिर मौका मिलने पर किसी दूसरे रास्ते की तलाश करेंगे? शेषाद्री उसी स्थिति में एक दूसरे रास्ते की संभावना की बात करते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका द्वारा भारत पर आर्थिक पाबंदी लगाए जाने के बाद A2 यानी अंबानी और अडानी, टाटा, महिंद्रा और बाकी के कारपोरेट घराने सरकार को गिराने तक का फैसला कर सकते हैं और विकल्प के तौर पर वो कांग्रेस को ले आएंगे और फिर वह न केवल मोदी और शाह से किनारा कर लेंगे बल्कि उन्हें अपने कांपते हाथों से ही सही FBI को सौंप देंगे। इस तरह से मोदी के आगे कुआं और पीछे खाई है और दोनों के बीच वह बिल्कुल फंसा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश एक दिलचस्प दौर में पहुंच गया है। उन्होंने अपने एक मित्र का हवाला देते हुए कहा कि जब राजनीति में चीजें असंभव दिखती हैं और जब लगता है कि एक नेता को हराया नहीं जा सकता है, तभी एकाएक कुछ ऐसा होता है जो उसे अपने साथ उड़ा ले जाता है। उनका कहना है, क्या पता इसी तरह की चीजें भारत में हो रही हों या कुछ इसी तरह की बात है कि गृह मंत्री ने ऐसा कुछ खा लिया है जिसे वह पचा नहीं सकते। शेषाद्री ने सवालिया लहजे में पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और फिर खुद से ही उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर भारतीयों की तरह वह भी या नहीं समझते थे कि अमेरिका में कुछ लाल रेखाएं हैं जिसको कोई नहीं क्रॉस कर सकता है, लेकिन लगता है कि मोदी शाह या भूल गए। शेषाद्री ने कहा कि यहाँ तक कि आज भी कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि यह पूरा मामला हवा की तरह उड़ जाएगा। भारत अमेरिका से ढेर सारे हथियार खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा और फिर अमेरिका पन्नू के बारे में भूल जाएगा। शेषाद्री का कहना है कि ऐसा कहने वाले लोग अमेरिकियों के लिए पन्नू के मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। अमेरिकी सैन्य योजनाकर्ता रात में चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि वो जानते हैं उनके दोनों तरफ स्थित दो बड़े महासागरों अटलांटिक और पैसिफिक उनकी रक्षा कर रहे हैं। उत्तरी दिशा में उनके पास अपना लंगोटिया यार कनाडा है, जिसे अमेरिका का 51वां स्टेट माना जाता है और दूसरे कई अर्थों में किसी सगे भाई से कम नहीं है। उसके दक्षिण में मैक्सिको है, जिसको उसने मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध के दौरान इतना पीटा है कि वो अमेरिका का फिर से विरोध करने की हिम्मत ही नहीं जुटा सकेगा। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि कैरेबियाई और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ वो कितना अपमानजनक व्यवहार करता है। उनका कोई नेता अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है और अगर कोई जाता है तो उसे तख्ता पलट का ही सामना करना पड़ता है। सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले ब्राजील के लूला तक अमेरिका के दबाव में हैं। हाल में चीन के साथ BRI मसले पर उनके रुख ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है। शेषाद्री का कहना है कि यह वही दिमाग की शांति है जिसे पन्नू की हत्या के प्रयास और निज्जर की सफलतापूर्वक हत्या ने भंग कर दिया है। आपको याद होगा कि एक बार क्यूबा ने अपनी धरती पर
रूसी नाभिकीय हथियारों का स्वागत करके उसकी दिमागी शांति को खतरे में डाल दिया था। तो उसने क्या किया था? तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी इस मसले पर रूस के साथ नाभिकीय युद्ध तक में जाने के लिए तैयार हो गए थे। अनायास नहीं, 9/11 के हमले ने 20 सालों के आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का रास्ता साफ कर दिया था। अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर तो वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकी धरती पर अमेरिकी की हत्या लाल रेखाओं को भी क्रॉस करने से ज्यादा लाल है। शेषाद्री कुमार का कहना है कि शाह डोभाल एंड कंपनी ने जो करने का प्रयास किया है वह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अमेरिका के लिए यह अस्तित्व का मुद्दा है। एक बारगी अगर वह भारत को इसके लिए माफ कर देता है तो कल कोई भी टॉम, डिक और हैरी अमेरिकी नागरिकों और संपत्तियों पर अमेरिका में हमला करना शुरू कर देगा। इसलिए इस मौके पर भी अमेरिका भारत को एक कड़ा संदेश देने से नहीं चूकेगा। अमेरिकी शब्दों में कहें तो हम इसका ख्याल नहीं करते हैं कि वह गृह मंत्री है या आपके देश का प्रधानमंत्री। अगर उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका निश्चित तौर पर पूरी दुनिया पर नजर रखने वालों को भी यह संदेश देना चाहेगा कि दुनिया में किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं है, और एक बार उसने अगर छूट दी तो फिर उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। शेषाद्री ने एक दूसरे तरीके से भी इसकी गंभीरता को स्पष्ट करने की कोशिश की है और इस बात को दिखाया है कि सत्ता में बैठे दोनों शीर्ष नेताओं का बच पाना मुश्किल है। उनका कहना है बहुत सारे लोग निज्जर की हत्या की तुलना पाकिस्तान में अमेरिका द्वारा की गई बिन लादेन की हत्या से कर रहे हैं, लेकिन यह तुलना गलत है। अब कैसे गलत है, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान यह दावा नहीं कर रहा था कि लादेन पाकिस्तानी नागरिक था। वह सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार कर रहा था कि बिन लादेन आतंकवादी था। वास्तव में कोई उससे इनकार भी नहीं कर सकता था। इसके साथ ही लादेन ने खुद ही इस बात की घोषणा की थी कि 9/11 के पीछे उसका ही हाथ था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसको लादेन के ठिकाने की कोई जानकारी नहीं थी। पन्नू और निज्जर का मामला बिल्कुल अलग है। दोनों अपने अपने देशों के नागरिक हैं और वहाँ उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वो अपनी सरकारों से छुप भी नहीं रहे थे। दूसरी तुलना सऊदी राजकुमार MBS द्वारा पत्रकार जमाल खाशोगी की तुर्की में की गई हत्या से की जा रही है। पहली बात तो खाशोगी अमेरिका के पूर्ण नागरिक नहीं थे, वह महज ग्रीन कार्ड होल्डर थे। उनकी नागरिकता सऊदी की थी। हत्या उनकी सऊदी दूतावास में हुई थी, जो तकनीकी तौर पर संप्रभु सऊदी क्षेत्र का ही हिस्सा है। इसलिए सऊदी लोगों ने एक सऊदी की सऊदी धरती पर हत्या की थी। शेषाद्री का कहना है कि अगले कुछ महीने बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं। अगर हमारे व्यवसायी अमेरिका के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम 1 साल के भीतर सरकार में बदलाव देख सकते हैं। भारत सरकार भी इस बात को समझ सकेगी कि अमेरिकी विदेशी विभाग कितना कड़ा हो सकता है। निश्चित तौर पर अमेरिकी पावर प्रोजेक्शन को महफूज रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और अगले कुछ महीनों में शायद दुनिया भी उसको अपनी खुली आंखों से देखे।